जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कक्षा 10वीं के जो भी छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बल्कि अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा है उस परीक्षा में आपको इस चैनल पर विज्ञान से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। और अभी आपको जो कक्षा 10 के विज्ञान है उसका जो जैव प्रक्रम पाठ है, उसका जो पोषण के बाद वाला जो टॉपिक है श्वसन, वह मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों बने रहिए इस चैनल पर। तो सभी बच्चों का एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल आओ पढ़ें विज्ञान पर। बच्चों, मैंने आपको पूर्व में जीवों में पोषण पर चर्चा की थी और मनुष्य में पाचन तंत्र को मैंने आपको पढ़ाया था। तो जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। इसका मतलब विभिन्न जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो श्वसन होता है, इसको अंग्रेजी में रेस्पिरेशन कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से इसमें भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का विखंडन होता है, जिसमें एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें जो ग्लूकोज हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वह जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका विखंडन होता है, टूटता है। और जब वह टूटता है तो उसके बाद ऊर्जा जो बनती है वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है और उस एटीपी रूपी ऊर्जा का अन्य जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं श्वसन। तो अब ये श्वसन जो है किस प्रकार से संपन्न होता है, तो कुछ जीवों में श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और कुछ में ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वैसे तो कहेंगे कि अधिकांश जीवों में श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और बल्कि कुछ जीवों में अनुपस्थिति में होता है। तो वो किस प्रकार से होता है, उसकी क्या क्रियाविधि है, वह मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप भी समझने का प्रयास कीजिए। और उम्मीद है आपको इस वीडियो के अलावा फिर किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने एक चार्ट को बना रखा है। इसमें वह ग्लूकोज को मैंने लिखा है जो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु होता है। इस ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में, किसमें बच्चों, कोशिका द्रव्य में विखंडन होता है और 3 कार्बन के 2 अणु जिसका नाम है पाइरूवेट, 3 कार्बन वाले 2 अणु पाइरूवेट के तैयार होते हैं और इसके साथ में ऊर्जा भी निकलती है। ये ग्लूकोज के 6 अणु थे। यहाँ पर जो कार्बन के 6 अणु थे, यहाँ पर पाइरूवेट में कार्बन 3 कार्बन वाले 2 अणुओं का निर्माण होता है और यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके पश्चात जो पाइरूवेट है, पाइरूवेट जो होता है हमारा, वह बाद में आप देखेंगे इसमें ये जो पाइरूवेट है इसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर जब पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसमें बच्चों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब यह विखंडित होता है तो इसका जो उदाहरण है वो है ईस्ट। तो यह एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें, एथेनॉल जो 2 कार्बन वाला है, एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और साथ में इसमें ऊर्जा भी निकलती है।
इसका दोबारा से सुन लीजिए, जो पाइरुवेट अणु है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट, ये एक उदाहरण है, ईस्ट में ये प्रक्रिया होती है। ये एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं ऊर्जा में ये बढ़ जाता है। इसके पश्चात यह जो प्रक्रम होता है किण्वन के समय ईस्ट में होता है। ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं ये किण्वन यानी फर्मेंटेशन जब होता है तो यह क्रिया ईस्ट में होती है, यानी कि पाइरुवेट अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में ये बदल जाता है। इसके पश्चात ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो पूरा प्रक्रम है वो वायु की यानी ऑक्सीजन, वायु में भी किसकी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस वजह से ये इसमें एथेनॉल बनता है। इसलिए इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए इस वाले प्रक्रम को जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया हो रही है इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन के नाम से इसको जानते हैं। इसके पश्चात आप दूसरा देखेंगे, जो पाइरुवेट का विखंडन है, जब हम इसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति में विखंडन होगा, यहाँ तो अनुपस्थिति में था, यहाँ जब हम इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कराएंगे तो यह क्रिया बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो ये कोशिका द्रव्य में होगा। इसके पश्चात इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल बनेगा और उसमें ऊर्जा निकलेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इस प्रकार के श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आया कि इसमें क्या होता है? पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले जो हमारा पाइरुवेट के अणु है होता है 3 कार्बन वाला, यह विखंडित हो जाता है। विखंडित करके इसको क्या हो जाता है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के इसके कितने अणु देता है? 3 अणु। कितने अणु? 3 अणु देता है। 3 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के देता है। और दूसरा जो उत्पाद होता है वह जल है, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का जो मोचन होता है वह अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, यानी यहाँ पर जो ऊर्जा निकलेगी वो कम निकलेगी और यहाँ पर जो ऊर्जा निकलेगी वो अधिक मात्रा में निकलेगी। तो ये आप अंतर में आप ये आगे देखेंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे कि यहाँ ऊर्जा कितनी निकलती है और यहाँ ऊर्जा कितनी निकलती है। तो ये आपने देखा। कभी कभी क्या होता है, जब हमारी पेशी कोशिकाओं में, ये आपने 2 समझ लिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट अणु के साथ क्या होता है और उपस्थिति में पाइरुवेट अणु के साथ क्या होता है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में, हमारी जो यानी मनुष्य की पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी यानी अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तब क्या होता है इसमें? तब पाइरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। फिर ना ये होगा ना ये होगा, फिर क्या होगा? इस पाइरुवेट का जो विखंडन होगा वो क्या होगा? यहाँ पर क्या होता है, पाइरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले, देखिए लिखा है पाइरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल में, किसमें बच्चों? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये जो पाइरुवेट अणु है वो 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें क्या होता है और साथ में ऊर्जा बनती है। अभी क्या होता है, जब अचानक किसी क्रिया के होने से, ये चूंकि अचानक हो रही है, अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है,
जैसे मैं आपको ऐसा समझाऊं, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, अगर उसके पीछे कोई जानवर पड़ जाए तो वह व्यक्ति को अचानक भागना पड़ता है। जब वो भागेगा तो उसकी पेशियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जब उसकी पेशियों की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वही लिखा हुआ, हमारी पेशी कोशिकाओं में अचानक तो उतना ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। इस वजह जो पाइरूवेट का जो अणु है वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से हमारी पेशियों में दर्द होता है और ये इतना भी होता है, कभी कभी क्रैम्प का कारण भी हो सकता है। तो इस वजह से ऐसा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब खिलाड़ी लोग जब काफ़ी तेज़ गति से दौड़ते हैं तो उनके बॉडी में, पैरों में क्रैम्प आ जाते हैं, वो इसी कारण से होता है। तो मैंने आपको ये पूरा स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये था बच्चों विभिन्न पथों द्वारा यानी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का विखंडन। तो इसमें जो विखंडन हुआ है इसमें काफ़ी मात्रा में जो ऊर्जा होती है वो भी निकलती है। तो कहीं कम निकलती है, कहीं ज़्यादा निकलती है। तो जो कोशिकीय श्वसन होता है हमारा, उसमें जो मोचित ऊर्जा है एटीपी के रूप में, किसमें बच्चों, एटीपी नामक अणु के रूप में संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें कि श्वसन के प्रकार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इससे कंटिन्यू यानी हर साल प्रश्न इसमें लगभग पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखें इसमें स्क्रीन। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को हम लोग वायुवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं और अनाक्सी श्वसन को हम लोग अवायुवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो अंतर हैं, परीक्षा में 4 या 5 अंतर पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 9 अंतर दिए हुए हैं। इसमें से आप जो भी आपको सरल लगें, वैसे तो उम्मीद है सभी सरल हैं, लेकिन जो आपको ज़्यादा सरल लगे वह आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके बताता हूँ। इसमें बेटा ये जो ऑक्सी श्वसन यानी वायुवीय श्वसन है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हैं कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम लोग वायुवीय श्वसन कहते हैं, और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम लोग अवायुवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा बिंदु है, इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बच्चों, भोज्य जो पदार्थ है हमारा ग्लूकोज, उसका पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। और इसमें भोज्य पदार्थ का पूरी तरीके से ऑक्सीकरण नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है, जो मैंने आपको पूर्व में बताया था। इसके पश्चात जो तीसरा बिंदु है बच्चों, वो आप देखेंगे, इस क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी बनता है। क्या बनता है इस क्रिया के अंत में, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो वही इसमें लिखा है। और जो अनुपस्थिति में होता है वहाँ पर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें आप देखेंगे स्पष्ट रूप से कि जो तीसरा बिंदु था, इस क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल, जिसको एथेनॉल भी कहते हैं, बनता है, और इधर CO2 तथा H2O बनता है। इसके पश्चात बच्चों जो अगला बिंदु है चौथा, वो आप देख रहे होंगे, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। इसके पश्चात इसमें आप कितनी ऊर्जा कम बनती है या कितनी ऊर्जा ज़्यादा बनती है वो आप ATP के माध्यम से समझ जाएंगे। इसका जो पांचवा अंतर है वो देख रहे होंगे आप। इसमें इस क्रिया में 38 ATP बनते हैं और इस क्रिया में 2 ATP बनते हैं, यानी यहाँ पर 38 ATP, यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा है, यानी यहाँ पर लगभग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है और यहाँ पर लगभग 21 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। इसके पश्चात जो अगला बिंदु है, बिंदु क्रमांक 6, इसमें आप देखेंगे अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है और बहुत कम जीवों में यह क्रिया होती है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट बिंदु है,
यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया व कोशिका द्रव्य दोनों में होती है और यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। इसका जो उदाहरण है वो है मनुष्य में यह होती है और ये ईस्ट में होती है, यानी या फर्मेंटेशन के समय। इसके पश्चात जो नेक्स्ट है इसमें बच्चों, इस क्रिया का जो रासायनिक समीकरण है वो आप नीचे देख रहे होंगे, C6H12O6। ये बच्चों ग्लूकोज का सूत्र है, यानी कार्बोहाइड्रेट का। तो ये ग्लूकोज है। तो कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होती है तो उसको हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। तब ये जो ग्लूकोज का जटिल अणु है ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और 38 ATP में, जिसको 673 किलो कैलोरी ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, जिसकी उपयोग अन्य जैविक कार्यों में किया जाता है। इधर इस समीकरण में देखेंगे आप, ये जो ग्लूकोज है ये बिना ऑक्सीजन के, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। तो अब ये किस में टूट जाता है बच्चों, ये है लिखा हुआ है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है। इसके पश्चात एक कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और 2 ATP बनते हैं, जिसको लगभग 21 किलो कैलोरी ऊर्जा के समतुल्य माना जाता है। तो इस प्रकार ये जो अंतर थे मैंने आपको बताए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर हैं परीक्षा की दृष्टि से। इनको आप जरूर 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 याद करें और लगभग मैंने सभी प्रकार के अंतरों को ले लिया है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और अंतर इसमें शेष रह गया होगा। चूँकि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं इसलिए आपको इन्हीं में से अंतरों को कर लेना है। उम्मीद है आपको ये अंतर समझ में आ गए होंगे। इसके पश्चात बच्चों आप आगे देखेंगे, इसमें मैंने नीचे ATP के बारे में कुछ लिख रखा है। ATP का मतलब होता है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये विकल्प में पूछ लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ATP का पूरा नाम बताइए। इसके पश्चात ATP को हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, ऊर्जा मुद्रा के नाम से। इसके पश्चात इसमें एक और मुख्य बात लिखी है कि कोशिका में ATP का उपयोग, जो ये इसमें ATP बने थे 38 और इधर 2, इनका उपयोग कहाँ होता है, तो कोशिका में ATP का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन संश्लेषण, जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तंत्रिका आवेग के संचरण में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो ATP का उपयोग है वो जैविक क्रियाओं में कर लिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा, मैंने आपको इस स्लाइड में, इस वीडियो में श्वसन क्या होता है, ग्लूकोज के अणु का किस प्रकार से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में और हमारी पेशी कोशिकाओं में किस प्रकार से इसका विखंडन होता है और क्या प्रोडक्ट बनते हैं, मैंने आपको इसमें संपूर्ण डिटेल के साथ बता दिया है। और इसके पश्चात मैंने आपको श्वसन के प्रकार, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन क्या होते हैं, इसमें जो मुख्यतः अंतर है वो मैंने आपको बता दिए और ATP के बारे में बता दिया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगला जो टॉपिक होगा वो आपको हम श्वसन, जो मनुष्य में श्वसन तंत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होती है वो नासा द्वार से लेकर जो कूपिका होती है वहाँ तक किस प्रकार से पहुँचती है और श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन का क्या रोल है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगा। उम्मीद है आपको ये श्वसन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।